आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is organized and unorganized sector of the economy. So let us discuss about the organized sector. हिंदी में हम इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। It is a sector where the employment terms are fixed. ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स है, जो रोजगार की शर्तें हैं, वो पहले से ही निर्धारित होती हैं, पहले से ही फिक्स्ड होती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब भी किसी को काम मिलता है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स हैं पहले से ही निर्धारित होती हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स क्या होती हैं कि जैसे एम्प्लॉय जो है वो कितने घंटे उससे काम लिया जाएगा, कितनी सैलरी उसको शुरू में मिलेगी, और बाद में उसकी जो इंक्रीमेंट है वो कितने समय के बाद लगेगी, कितना % लगेगी, या बाकी जो सुविधाएं हैं वो उसको क्या क्या मिलेंगी, एम्प्लॉय से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, पहले से ही निर्धारित हो चुकी होती हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये रेगुलर बेसिस पर होता है, तो दिस इज अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इस सेक्टर में जिस आदमी को काम पे रखा जाता है उसको फिर रोज काम मिलता है, एवरी डे ही विल वर्क, और उसको हर महीने सैलरी मिलती है। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ उसमें पहली बात ये हुई कि जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं वो फिक्स्ड हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है? रेगुलर है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इसमें ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर बेसिस पर होता है। ही इज़ अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट की शर्तें होती हैं वो पहले से उसके ऑफर लेटर में लिखी जाती हैं, तो पहले से ही निर्धारित होती हैं। उसको क्या पे स्केल मिलेगा, कौन सी उसकी पोस्ट होगी, और पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, किस किस तरह के बेनिफिट्स उसको मिलेंगे सरकार की तरफ से, ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं। तो इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में शामिल करते हैं। इसी तरह से जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी भी जो एम्प्लॉयमेंट की शर्तें होती हैं ये सभी फिक्स्ड होती हैं, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है। इसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हैं। आपको सिंपली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बस दो बातें ध्यान रखनी है। पहला ये
कि एम्प्लॉयमेंट की जो शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, और साथ में जो वर्क है वो रेगुलर बेसिस पर मिलना चाहिए। तो इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। जिस तरह से कि बहुत सारे लॉज हैं जो सरकार ने बनाए हैं, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है उन लॉज को। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। ये कई तरह के एक्ट्स जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं इन संस्थाओं को सही रूप से चलाने के लिए, और इनमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये जो कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है इन संस्थाओं में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होती हैं। और जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पर होती है, और साथ ही जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होते हैं ये भी फिक्स्ड होते हैं। और किसी भी व्यक्ति से अगर ओवर टाइम काम करवाया जा रहा है, अतिरिक्त समय के लिए काम लिया जा रहा है, तो फिर उसको एम्प्लॉयर की तरफ से ओवर टाइम का जो पेमेंट है वो भी दिया जाता है। तो यहाँ जो कंक्लूड हम कर सकते हैं, एक तो कि जो भी सरकार के द्वारा समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो करता है, और दूसरी बात कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, और किसी भी एम्प्लॉय से अगर एक्स्ट्रा टाइम काम लिया जा रहा है तो फिर उसको ओवर टाइम पेमेंट भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को जो रोजगार मिलता है वो सिक्योर्ड होता है, वो सुरक्षित होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी एम्प्लॉय को वो निकाल देंगे जॉब से, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसको काम मिला है उसके काम की शर्तें भी निर्धारित है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन भी फॉलो होते हैं। एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी उसको जॉब से निकाल दें, इस तरह की बात ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ बाकी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि पेड लीव है, यानी किसी व्यक्ति ने लीव ली है। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं कि व्यक्ति लीव पे है लेकिन उस दिन का उसको पैसा मिलेगा। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जैसा आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई तरह की हॉलीडेज भी मिलती हैं, तो उन हॉलीडेज की भी सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है, उसकी भी पेमेंट मिलती है। इसी तरह से प्रोविडेंट फंड है, इसकी सुविधा जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर एम्प्लॉय के लिए होती है। कुछ पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाता है, एक मिनिमम परसेंटेज जो भी सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, और उतना ही पैसा फिर एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह से ग्रेच्युटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कई तरह के ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को जो उसकी सैलरी का हिस्सा भी होते हैं, और कई बार उस सैलरी के अलावा भी उसको मिलते हैं। तो जैसे सैलरी में हम बात करते हैं पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, आप देखते हैं जितने भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ यूजुअली स्टाफ को छुट्टियाँ मिलती हैं
हॉलीडेज मिलती हैं, तो फिर वो हॉलीडेज जो हैं वो पेड होती हैं, मतलब उसकी सैलरी मिलती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई तरह के मेडिकल बेनिफिट्स भी एम्प्लॉइज को मिलते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है तो उसके इलाज पे जो भी खर्चा आता है वो फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा उसको पे किया जाता है। और साथ ही जो एक तरह से जिस एरिया में एम्प्लॉय ने काम करना है वहाँ पर भी कई तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उसके पास ऑफिस में बैठने के लिए सही फर्नीचर हो, सही जगह हो, टॉयलेट्स हों और एक अच्छा सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां वर्कर्स को पेंशन भी मिलती है। जैसे आजकल तो ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम्स हैं उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉय को मिलते हैं जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या फिर जिन्होंने प्रोविडेंट फंड को चूज़ किया है उस बेस पर भी कुछ अमाउंट पेंशन का बनता है। तो इस तरह के बेनिफिट जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। तो हम इन पॉइंट्स को कंक्लूड करते हैं। पहली बात जैसे हमने डिस्कस की कि यहाँ वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वर्कर्स को कई तरह के बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं जिसमें कि पेड लीव है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज हैं, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉय को मिलते हैं। और साथ ही जो भी एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉय को एक सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, और एम्प्लॉय जहाँ काम करेगा वहाँ पर जो भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ उसको चाहिए उसको प्रोवाइड करना जो है वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। और साथ ही जब ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं तो उनको जो पेंशन बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। Now let us discuss about unorganized sector। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की विशेषता क्या है कि इसमें स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, छोटे साइज की और बिखरी हुई जो यूनिट्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पाई जाती हैं, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो यूनिट्स होती हैं ये काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इन पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आप देखते हैं शॉपकीपिंग जो होती है, शॉपकीपर्स, लाखों करोड़ों के हिसाब से शॉप्स खुली हैं हमारे देश में, कोई छोटे साइज की है, कोई बड़े साइज की है, कोई छोटा बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है शॉपकीपिंग में। तो ये सब क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये आपस में ऑर्गेनाइज नहीं है। इसी तरह से फार्मिंग है, खेती बाड़ी का जो काम है, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। सिमिलरली डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर आप समझते ही होंगे, जो लोग दूसरों के घरों में डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करते हैं, घरेलू नौकर जिसको हम कहते हैं, वो भी आपस में उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। दे आर नॉट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब उसमें भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसमें जो सरकार के रूल रेगुलेशन है, पहली बात है तो कि जो रूल रेगुलेशन है वो कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, और अगर हैं भी तो फिर उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसी तरह से जो लोग लेबर का काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं, कभी कहीं पर काम करते हैं, कभी कहीं पर काम करते हैं, उनको तो अपने डेली वेजेस से मतलब है। तो ये जो लेबर क्लास है ये भी क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है।
मतलब जो लोग डेली बेसिस पे कहीं पर भी काम की तलाश करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, डेली बेसिस पर थोड़ी बहुत अर्निंग करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, मैं उस लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ कि वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। इसी तरह से जो रिक्शा पुलिंग है या बाकी इस तरह के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। यू कैन इमेजिन there are many examples of this sector, unorganized sector। बस यहाँ सिंपली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये सरकार के कंट्रोल से बाहर होते हैं, इन पर सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें अगर रूल रेगुलेशन हैं भी तो उनको सिंसियरली फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स आर लो पेड। असंगठित क्षेत्र में जो काम मिलता है करने के लिए वो लो पेड होता है, उसके लिए बहुत ही कम पेमेंट्स मिलती हैं। जैसे आप देखते हैं जो वर्कर्स डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनको जो पेमेंट मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है। इसी तरह से जो शॉपकीपर्स के पास काम करते हैं शॉप्स में, उनको भी कंपैरेटिवली जो सैलरीज हैं वो काफ़ी कम मिलती हैं। और भी आप जो भी काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, उसमें आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें जो जॉब्स होती हैं वो लो पेड होती हैं। और यूजुअली ये जो काम होता है ये रेगुलर नहीं होता है, ये रेगुलर बेसिस पर काम नहीं मिलता है। कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं भी मिलता है। जैसे आप डेली वेजर्स को जानते हैं, जो भी लोग डेली बेसिस पे काम करके अपना गुजारा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास रोज़ काम मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन काम ना मिले, या आज काम मिल गया तो कल ना मिले। इस तरह की समस्याएं रहती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार है वो सुरक्षित नहीं होता है। जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी नौकर को नौकरी से निकाल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी शॉप में काम कर रहा है और जो शॉप का मालिक है उसको ऐसा लग रहा है कि ये एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं है या इसकी इंटेग्रिटी सही नहीं है, तो फिर उसको कभी भी काम से निकाला जा सकता है विदाउट एनी रीजन। इन अदर वर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, पेड हॉलीडेज एंड लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा। तो ये जो मैंने सुविधाएं बताई ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती हैं। जैसे ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है, और इन एम्प्लॉयज़ को कोई पेड लीव नहीं मिलती है, कोई हॉलीडेज़ का पेमेंट नहीं होता है, ना ही इनको ये कोई हॉलीडेज़ होती हैं। और ये यहाँ तक कि अगर ये बीमार भी हो जाए तो फिर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इनको छुट्टी अगर लेनी भी पड़ती है या ये जॉब पे नहीं जाते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, तो उसका कोई पेमेंट नहीं मिलता इनको। और किसी तरह का भी कोई एक्सपेंसेस इनको नहीं मिलता है कि अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जो खर्चा आता है, उस तरह की कोई भी सुविधा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है। सो अगर हम एक बार फिर से कंक्लूड करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, तो यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो लो पेड होती हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट साथ में सिक्योर भी नहीं होता है, कभी भी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा सकता है। और इसके साथ ही जो बाकी बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे कि ओवर टाइम है या पेड लीव है, हॉलीडेज़ हैं या लीव ड्यू टू सिकनेस और अदर रीज़न, इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलती हैं। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this.
Thank you.